नमस्कार जी, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, एक महत्वपूर्ण अध्याय के साथ आपके साथ आज मुलाकात कर रहा हूं, डेट इज राजस्थान का एकीकरण। जी हाँ मेरे दोस्त, बिना किसी देरी के फटाफट बात पते की करते हैं। राजस्थान का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान। सबसे पहले एक हेडिंग डालिएगा, एक टॉपिक आप डालिएगा। हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। बिल्कुल आपने सही सुना। बताओ क्या टॉपिक है? तो याद रखिएगा, राजस्थान का एकीकरण। बहुत अच्छे से चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा, जो आप लोगों के लिए बेहद उपयोगी हो सकती है और बेहद उपयोगी है भी सही। तो राजस्थान के एकीकरण के बारे में कुछ बातें समझते हैं कि किस प्रकार 19 रियासतों, 3 ठिकानों और एक चीफ कमिश्नरी प्रदेश को मिला करके वर्तमान राजस्थान 3,42,239 वर्ग किलोमीटर का राजस्थान बना था। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो चलिए, देखो मेरे दोस्त, राजस्थान जो है ना, जब भारत आजाद हुआ था उस समय हमारे राजस्थान में, अगर हम बात करते हैं कुल रियासतों की संख्या कितनी थी, तो याद रखना राजस्थान में कुल मिलाकर के 19 रियासतें हुआ करती थी। कितनी रियासतें थी? 19। कितने ठिकाने हुआ करते थे? तो याद रखिएगा जी, ठिकानों की संख्या थी 3। इसके अलावा अगर मैं थोड़ी सी बात करता हूं, तो एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। एक क्या था? केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। नाम था एक, और इसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। बिल्कुल आपने सही सुना। क्या नाम था? तो याद रखना, अजमेर मेरवाड़ा यह केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। क्या ये बात क्लियर हो गई? बिल्कुल सही सुना। 19 रियासतें थी, एक 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। 3 ठिकानों की अगर मैं चर्चा करता हूं, तो एक लावा ठिकाना था, क्लियर, एक कुशलगढ़ था और एक नीमराना था। 19 रियासतों की बात करता हूं तो देखिएगा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ठीक है। इसके बाद आप सीधा आगे बढ़िएगा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक थी, किशनगढ़ थी, शाहपुरा थी, मेवाड़ थी, जयपुर थी हमारे, मेवाड़ यानी कि उदयपुर, जयपुर थी, जोधपुर थी हमारे, जैसलमेर थी, बीकानेर थी। ठीक है। और अंतिम रियासत सिरोही थी। तो ये 19 रियासतें हुआ करती थी। इन सबको मिलाकर के जो वर्तमान राजस्थान बना, मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, वही क्या कहलाया? कहीं ना कहीं राजस्थान बनाया। यह जिस प्रक्रिया के तहत राजस्थान बना, यही प्रक्रिया हमारे इतिहास में क्या कहलाई? याद रखिएगा जी, राजस्थान का एकीकरण कहलाई। बताओ क्या कहलाई? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, राजस्थान का एकीकरण यह कहलाई। क्लियर हो गई? तो 19 रियासतों, 3 ठिकानों और एक केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर के जिस प्रक्रिया के तहत राजस्थान बना, यही क्या कहलाई मेरे दोस्त? कहीं ना कहीं राजस्थान का एकीकरण कहलाई। अब याद रखो, मूल रूप से राजस्थान के एकीकरण में अनेक बाधाएं थी। ये राजा वर्ग जो थे ना, ये बहुत आसानी से एकीकरण करने वाले थोड़ी थे। अगर राजस्थान में एकीकरण हो जाता, भारत संघ में विलय हो जाता, तो इनकी तो स्वतंत्रता खत्म हो जाती भाई साहब। हाँ, ये कैसे राज कर पाते? इनके तो राजा महाराजाओं के जो ठाट बाट थे वो खत्म होने वाले थे, क्योंकि फिर तो प्रशासन सरकार के द्वारा चलाया जाता। अब इस प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने 5 जुलाई सन 1947 को एक निर्णय लिया। 5 जुलाई 1947 को निर्णय लिया कि हम जो हमारा भारत है, इस भारत के गृह मंत्री है, नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी अध्यक्षता में एक रियासती विभाग की स्थापना करेंगे। इस रियासती विभाग के सचिव बनाए जाएंगे वीपी मेनन। बहुत अच्छे से सुनना। तो मेरे प्यारे साथियों, हमारे भारत में क्या स्थापित किया गया? याद रखना, 5 जुलाई 1947 को क्या स्थापित किया गया? तो भैया हमारे यहां पर स्थापित किया गया रियासती विभाग। बिल्कुल आपने सही सुना। क्या स्थापित किया गया? तो भाई साहब हमारे यहां स्थापित किया गया रियासती विभाग। रियासती विभाग के मंत्री किसे बनाया गया? तो याद रखना जी, मंत्री बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल वही है जो इस समय कौन है? याद रखना, कहीं ना कहीं भारत के गृह मंत्री है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल वही है जिन्हें हम क्या कहते हैं? भारत का लौह पुरुष कहते हैं। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल वही है जिनके कंधों पर भारत के एकीकरण की जिम्मेदारी है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल वही है जिन्होंने बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्लियर? चलिए, यहां पर सचिव का पद दिया गया वीपी मेनन को। सचिव का पद किसे दिया? तो याद रखना जी, वीपी मेनन को सचिव का पद दिया गया।
तो रियासती विभाग के मंत्री बनाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। यह मंत्री का पद दिया गया किसे? वीपी मेनन को। सॉरी, सचिव का पद दिया गया वीपी मेनन को। अब रियासती विभाग एक निर्णय लेता है। क्या निर्णय लेता है? कि ऐसी रियासतें जिनकी जनसंख्या 10 लाख और से ज्यादा है और वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, वह रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। क्या निर्णय दिया? याद रखना, आय कितनी होनी चाहिए? वार्षिक आय 1 करोड़ से वार्षिक आय 1 करोड़ से ज्यादा और जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 10 लाख से ज्यादा। तो वह रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती है। तो रियासती विभाग का निर्णय क्या था? निर्णय को समझिएगा भाई साहब। निर्णय था कि आपकी जो जनसंख्या है कितनी होनी चाहिए? 10 लाख से ज्यादा। आपकी वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? बहुत अच्छे से चीजों को समझिएगा। तो याद रखिएगा, आपकी वार्षिक आय होनी चाहिए 1 करोड़ से ज्यादा। अगर आप इन सब को फॉलो करते हैं तो आप क्या रख सकते हैं जी? अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाकर रख सकते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? स्वतंत्र अस्तित्व बनाकर रख सकते हैं। अब साहब, क्या यहाँ पर हमारी 19 देशी रियासतों में से क्या कुछ ऐसी रियासतें थी जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाकर रख सकती थी, यानी कि वह रियासती विभाग के इस निर्णय पर कायम हो? या हम ऐसा कह सकते हैं कि रियासती विभाग के अंतर्गत उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त होने का पूरा अधिकार था? बिल्कुल था सर। तो कौन कौन सी रियासतें थी, थोड़ा सा समझिएगा। इस निर्णय पर हमारे राजस्थान की 4 रियासतें आती थी। कितनी रियासतें आती थी साहब? याद रखना जी, 4 रियासतें आया करती थी। 4 रियासतें कौन सी थी? सबसे पहली रियासत आती है, हम यहाँ पर जयपुर को बाद में लिखते हैं, सबसे पहले आती है जी उदयपुर रियासत। ठीक है। दूसरी रियासत आती है जयपुर रियासत। तीसरी रियासत आती है जोधपुर रियासत और चौथी रियासत आती है बीकानेर रियासत। भाई साहब, ये वो रियासतें थी जो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाकर रख सकती थी। क्या ये बात क्लियर हो गई? इन रियासतों को किसका अधिकार था? इन रियासतों को अपनी स्वतंत्र सत्ता को स्थापित करने का अधिकार था। ये रियासतें रियासती विभाग के इस निर्णय को फॉलो करती थी कि हाँ, हमारी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है, हमारी वार्षिक आय 1 करोड़ से ज्यादा है, हम स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि यह राजस्थान के एकीकरण के दौरान एक बड़ी मछली हो गई? हाँ या ना का जवाब दीजिए। बिल्कुल भाई साहब, एक बड़ी मछली हो गई। अब मेरे प्यारे साथियों, इस रियासती विभाग ने कहा कि जो जो रियासतें भारत में मिलना चाहती है वह सारी रियासतें आ जाएं और एक विलय पत्र हमने तैयार किया है, डेट्स कॉल्ड डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेशन। उस पर हस्ताक्षर कर दें ताकि हमें पता रहे कि हाँ, ये रियासतें हमारे साथ मिलने को तैयार है। तो इन्होंने, रियासती विभाग ने क्या तैयार करवाया? याद रखिएगा जी, विलय पत्र तैयार करवाया। विलय पत्र को क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं। इस पर पहली रियासत, इस पर प्रथम रियासत कौन सी थी जिसने हस्ताक्षर किए थे? तो भैया याद रखना, सबसे पहली रियासत बीकानेर थी। बीकानेर के महाराजा हुआ करते थे शार्दुल सिंह जी। उन्होंने सबसे पहले इस विलय पत्र पर 7 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किए। वहीं सबसे अंतिम रियासत कौन थी जिसने इस पर हस्ताक्षर किए थे? तो याद रखना जी, वह धौलपुर रियासत थी। धौलपुर के महाराजा भगवंत सिंह जी थे और उदयभान सिंह जी थे और उदयभान सिंह जी ने 14 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किए। क्लियर हो गई? विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाली रियासत बीकानेर है। राजा शार्दुल सिंह है, 7 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर हुए। सबसे अंतिम रूप से हस्ताक्षर करने वाली रियासत धौलपुर है। राजा का नाम उदयभान सिंह है। 14 अगस्त सन 1947 को हस्ताक्षर हुए, जब भारत आजाद हो रहा था उसके जस्ट एक दिन पहले। भाई साहब, सेशन अच्छा लगे ना तो लाइक कर देना, बस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। इससे सब्सक्राइब कर से होता कुछ नहीं है, बस आप लोगों का प्यार और स्नेह हमें मिलता है और यही हमें मोटिवेट करता है कि हमें और मेहनत करनी। दमदार कंटेंट है सर, कथा कहानियों पर ध्यान नहीं है, केवल विषय की बात है, सीधी बात, नो बकवास।
क्लियर हो गई। तो मेरे प्यारे साथियों, प्रथम रियासत बीकानेर थी, अंतिम रियासत धौलपुर है जिन्होंने हस्ताक्षर किए। बीकानेर ने हस्ताक्षर किए थे 7 अगस्त 1947 को। धौलपुर ने हस्ताक्षर किए 14 अगस्त 1947 को। बीकानेर का राजा हुआ करता था शार्दुल सिंह और धौलपुर का राजा हुआ करता था उदयभान सिंह। अरे बोलो रे, क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? क्लियर। धौलपुर का राजा उदयभान सिंह हुआ करता था। ठीक है। अब जब हम राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया को पढ़ रहे हैं, रियासती विभाग पढ़ लिया, 5 जुलाई 1947 पढ़ लिया, मंत्री पटेल जी पढ़ लिए, सचिव वीपी मेनन को पढ़ लिया, हमने निर्णय पढ़ लिया। निर्णय के अनुसार 4 बड़ी मछलियां हैं जो स्वतंत्र रहने का अधिकारी थी। इसके अलावा विलय पत्र पर हस्ताक्षर की बात कर ली। अब आइए एकीकरण के चरणों को लेकर आगे बढ़ते हैं। कहते हैं हमारे राजस्थान का जो एकीकरण है, यह एकीकरण का कार्य 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन में पूरा हुआ और कुल मिलाकर के 7 चरण लगे थे सर। कितने चरण लगे थे जी? देखो, हम किसकी बात कर रहे हैं? राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण 18 मार्च है सन 1948 है से लेकर के 1 नवंबर 1956 है। क्लियर। कुल मिलाकर के 8 वर्ष 7 माह व 14 दिन का समय लगा। ये हमारे एकीकरण में लगा हुआ कुल समय है कि 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे थे। और इन पूरे दिवसों में हमने 7 चरणों में हमारे एकीकरण को अंजाम दिया था। कितने चरण थे साहब? याद रखना जी, 7 चरण थे साहब। इन 7 चरणों में हमने हमारे एकीकरण को पूरा किया। कोई समस्या यहां तक? राजस्थान का एकीकरण कोई चुटकियों का खेल नहीं था सर। 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, सबके अपने अपने नखरे थे। इन सब नखरे वालों को एक छत के नीचे लाना अपने आप में बहुत चुनौती है भाई साहब। हमारे घर का ब्याह में 2 फूफा जी को हम एक साथ नहीं ला सकते, एक फूफे को नहीं मना सकते। क्या मैं ठीक कर रहा हूं क्या? हम रियासतों के राजाओं को कहां से मनाएंगे? पसीना आ जाता है भाई साहब फूफा जी की आवश्यकताओं की पूर्ति करते करते, लेकिन फूफा मानता नहीं है। मेरे दोस्त, एकीकरण का पहला चरण 18 मार्च 1948। मैं एकीकरण की क्लास देखता हूं अक्सर, समझिएगा। तो वहां पर शिक्षक महोदय क्या करते हैं? बच्चों को एकीकरण रटवाने का अभ्यास करवाते। बोलो रे बोलो, 18 25 18। क्या बोलो? 18 25 18। ए बी सी डी बोलो, ए बी सी डी। ऐसे ऐसे एकीकरण होता है क्या? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। एकीकरण कभी रटने का विषय नहीं है, ये बात याद रखिएगा। एकीकरण जो है वह रटने का विषय नहीं है, एकीकरण समझने का विषय। आप किस अंदाज में एकीकरण को समझते हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण है। क्लियर। यह सबसे महत्वपूर्ण है कि आप किस अंदाज में राजस्थान के एकीकरण को जानने की कोशिश करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। एकीकरण का पहला चरण 18 मार्च 1948 को हुआ। राजस्थान की 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और नीमराना ठिकाने का विलय हुआ। नामकरण जो है वह के एम मुंशी ने रखा। तो यहां पर लिखिएगा प्रथम चरण। प्रथम चरण का नाम लिखिए मत्स्य संघ। इसका नामकरण बाय कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी, इन्होंने इसका नामकरण किया था। तारीख लिख लो भैया। एकीकरण की पहली तारीख जो है ना वह आपके 18 मार्च सन 1948 है। रियासत यहां पर याद रखिएगा कि साहब कौन कौन सी रियासतें जो हैं उनका विलय किया गया। अक्सर बच्चे याद करते हैं कि सर ए बी सी और डी। भाई साहब सब कुछ समझ में आ गया कि ऐसे तो बना दिया अलवर,
मेरे समझ में आ गई। हमने बी से बना दिया जी भरतपुर, ये भी समझ में आ गया। हमने डी से जो है वह बना दिया धौलपुर, यह भी समझ में आ गया। पर यह समझ में नहीं आया कि सी से करौली कैसे बना। क्या ये बात क्लियर हो गई कि हम करौली की स्पेलिंग सी से शुरू करते हैं तो ये चरोली हो जाता है। पर भाई साहब कोई बात नहीं जी, याद करना है अपने को तो है। तो इन्होंने सी से क्या लिख दिया, करौली, ए बी सी डी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इनका विलय कर दिया। अलवर रियासत आ गई तो याद रखिएगा इसका एक ठिकाना था जिसका नाम था नीम राणा। ये नीम राणा ठिकाना अपने आप आ गया। बताओ भाई यहां तक कोई समस्या? तो 4 रियासतें और एक ठिकाने का विलय एकीकरण के पहले चरण में किया गया। 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, प्लस नीमराणा ठिकाना। नीमराणा वर्तमान में कोटपूतली बहरोड जिले में आपके यह पड़ता है। अब मेरा अगला प्रश्न आया कि साहब इसकी राजधानी क्या बनी, है ना भैया? यह पहला अवसर था जब मत्स्य संघ की राजधानी को बनाया गया अलवर। अलवर जो है वह मत्स्य संघ की राजधानी बनी। मत्स्य संघ का नाम कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के प्रस्ताव पर रखा गया था। राजधानी अलवर को बनाया गया। राज प्रमुख का पद दिया गया धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को। ठीक है, राज प्रमुख। धौलपुर के उदयभान सिंह। क्लियर हो गई? ये इसके बने कौन भाई साहब? राज प्रमुख। सर उपराज प्रमुख के तौर पर करौली के महाराजा गणेश पाल सिंह और अलवर के महाराजा तेज सिंह, इन दोनों को यह पद दिया गया। तो यहां पर लिखेंगे उपराज प्रमुख। भाई साहब महाराजा कहाँ के थे जी? गणेश पाल सिंह थे। और ये गणेश पाल सिंह कहाँ के थे? तो ये भैया याद रखना जी, ये थे आपके अलवर के, सॉरी करौली के, माफी चाहूंगा। अलवर के तो हमने तेज सिंह जी थे। पहला पद। दूसरा पद दिया गया तेज सिंह जी को, जो कहाँ के थे? याद रखना अलवर के थे। कोई समस्या यहां तक? करौली के गणेश पाल सिंह को और अलवर के महाराजा तेज सिंह को उपराज प्रमुख बनाया गया। प्रधानमंत्री का पद शोभाराम कुमावत को दिया गया। उद्घाटन करने के लिए एन.वी. गाडगिल, नरहरि विष्णु गाडगिल साहब आए और इसके उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी बने थे। लिखिएगा प्रधानमंत्री का जो पद है यह किसे दिया गया? शोभाराम कुमावत को। यहां पर उप प्रधानमंत्री का जो पद है यह जुगल किशोर चतुर्वेदी को दिया गया। किसने उद्घाटन किया था? उद्घाटन करने आए एन.वी. गाडगिल साहब। भारत की केंद्रीय गृह सरकार में मंत्री थे नरहरि विष्णु गाडगिल साहब, इन्होंने उद्घाटन किया था। कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों, इसका जो जनसंख्या थी वह लगभग 18 लाख रुपए थी। वार्षिक आय जो है वह 184 लाख हुआ करती थी। लिखिए वार्षिक आय, मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? तो भैया याद रखना 184 लाख, यानी कि 1 करोड़ 84 लाख। ठीक है, जनसंख्या 18 लाख हुआ करती थी। जनसंख्या 18 लाख। क्लियर हो गई? तो ये हमारे सामने हमारे एकीकरण का पहला चरण है। एकीकरण के पहले चरण का नाम क्या है? देखो मत्स्य संघ नाम है,
इसका नामकरण कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने किया था। क्यों किया था? क्योंकि प्राचीन काल में इस क्षेत्र में मत्स्य जनपद का शासन हुआ करता था। दिनांक 18 मार्च 1948 है। रियासत अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर है। अलवर का नीमराना ठिकाना वर्तमान में कोटपुतली बहरोड जिले में है। राजधानी अलवर है। राज प्रमुख धौलपुर के महाराजा उदय भान सिंह है। उपराज प्रमुख गणेश पाल सिंह करौली को बनाया गया। तेज सिंह अलवर को बनाया गया। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत थे। उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी को बनाया गया। उद्घाटन करने हरे नरहरि विष्णु गाडगिल थे। वार्षिक आय 184 लाख थी, जबकि जनसंख्या 18 लाख थी। क्या यहां तक बात क्लियर हो गई? क्लियर साहब? चलो साहब, अब हम बात करते हैं इसके आगे के इतिहास की। तो हम देखते हैं साहब हमारे राजस्थान के इतिहास का द्वितीय चरण। कौन सा चरण साहब? याद रखना, द्वितीय चरण। अब तक 4 रियासतें आ चुकी है जी, एक तरह से देखा जाए तो मोटा मोटी। द्वितीय चरण का नाम हमने क्या दिया? तो याद रखिएगा, हम इस चरण को कहते हैं जी राजस्थान संघ। कुछ किताबों में इसका नाम पूर्वी राजस्थान भी मिलता है। क्या मिलता है? पूर्वी राजस्थान, लेकिन यह होता है राजस्थान संघ। अब देखो साहब, इसकी दिनांक देखिए। अक्सर विद्यार्थी कहते हैं सर कैसे याद रखें। मैंने कहा भाई पहला चरण कब हुआ? मैं रटाने पे ध्यान नहीं देता, 18, 25, 18, वो मुझसे नहीं होता। कितनी चीजें रट लोगे आप? हाँ, इतिहास को कभी रटा थोड़ी जा सकता है। लोग कहते हैं सर इतिहास में ट्रिक्स बता दो। इतिहास में कभी ट्रिक्स नहीं बताई जा सकती, इतिहास में कभी रटाया नहीं जा सकता। इतिहास समझने का विषय है और समझने के आधार पर ही हम अपना काम कर सकते हैं। क्लियर हो गई मेरे दोस्त? कहा जाता है कि 2 साल पढ़ लोगे जिंदगी बदल जाएगी। 2 साल पढ़ लोगे जिंदगी बदल जाएगी, 2 साल भोग लोगे जिंदगी भर दुख पाओगे। ये इतिहास कहता है, ये मैं नहीं कहता। तो सर पहला चरण हुआ कब हुआ? तो हम कहते हैं जी 18 मार्च 1948 को। दूसरा चरण पहले चरण के 7 दिन बाद हुआ था। 18 और 7 25 होता है ना, तो 25 मार्च 1948 को हुआ। नाइनटीन 48। कोई समस्या? थोड़ी सी रियासतें देखिए कि कौन कौन सी रियासतें इसमें आई थी। देखो, सबसे पहले इसमें पूरी हाड़ौती आ गई। क्या आ गई जी? हाड़ौती आ गई। हाड़ौती में क्या क्या आता है? तो हम कहते हैं साहब कोटा आता है, बूंदी आता है, झालावाड़ आता है। इसमें वागड़ प्रदेश आ गया। वागड़ प्रदेश में धौलपुर, सॉरी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। क्लियर हो गई? राजस्थान की शाहपुरा रियासत आ गई, जो सबसे छोटी थी। एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक आ गई। इसके अलावा अगर मैं थोड़ी सी और बात करता हूं तो याद रखिएगा जी किशनगढ़ आ गई। 9 रियासतें आ गई, प्लस एक ठिकाना आया जो बांसवाड़ा में स्थित था, नाम था कुशलगढ़। क्लियर? कुशलगढ़ ठिकाना आ गया। लिख लो यहां तक। जब हम इतिहास विषय की परिचर्चा करते हैं तो द्वितीय चरण राजस्थान संघ है। इसका दिनांक 25 मार्च 1948 को गठन हुआ। हाड़ौती में कोटा, बूंदी, झालावाड़, वागड़ में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, किशनगढ़ रियासतें आ गई और एकमात्र ठिकाना जिसका नाम था कुशलगढ़। इसकी राजधानी कोटा को बनाया गया। उप राज प्रमुख का पद कोटा महाराव भीम सिंह को दिया गया। तो लिखो कुछ बातें। यही लिखवा दूं क्या? पीछे वाली स्लाइड में लिख लेते हैं, इनको तो लिख लो आप। लिख लिया? चलो जी, यही लिख लो, थोड़ा सा लिखिए। राज प्रमुख किसे दिया भैया? ये दिया गया भीम सिंह जी को। और भीम सिंह जी कहाँ के थे? कोटा के। इसीलिए इसकी राजधानी क्या बनी?
कोटा। राजधानी क्या बनी? कोटा। मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं इसमें बात करता हूं तो अब थोड़ा सा मामला यहाँ पर गड़बड़ झाला होने वाला था। उपराज प्रमुख में दो पद निर्धारित किए गए। एक पद निर्धारित किया गया वरिष्ठ उपराज प्रमुख का और एक निर्धारित किया गया उपराज प्रमुख का। ये समझो जी, ये तो हो गया फर्स्ट ग्रेड का मार साहब। इसके बाद सेकंड ग्रेड और फिर थर्ड ग्रेड। तो वरिष्ठ उपराज प्रमुख और उपराज प्रमुख, तो लिखिएगा वरिष्ठ उपराज प्रमुख का पद डूंगरपुर के महाराव लक्ष्मण सिंह जी को दिया गया और उपराज प्रमुख का पद बूंदी के बहादुर सिंह को दिया गया था। लिखिएगा। ठीक है। डूंगरपुर के महाराव हुआ करते थे, नाम था लक्ष्मण सिंह जी। कनिष्ठ उपराज प्रमुख, यह पद दिया गया हमारे इतिहास में बहादुर सिंह जी हाड़ा को। और ये बहादुर सिंह जी हुआ करते थे बूंदी के राजा। क्या बात क्लियर हो गई? कोई समस्या यहां तक नहीं होगी। प्रधानमंत्री का पद गोकुललाल असावा को दिया गया। शाहपुरा के बड़े नेता थे। ठीक है, प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा। और जब दूसरा चरण पूरा बनकर रेडी हो गया तो उद्घाटन करने नरहरि विष्णु गाडगिल को बुलाया गया। एनवी गाडगिल। लिख लो यहां तक। ठीक है। विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया जा रहा था, है ना, विलय पत्र डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेक्शन। उस विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए हमारे बांसवाड़ा के एक राजा हुए और उस राजा जी का नाम आया जी चंद्रवीर सिंह जी। चंद्रवीर सिंह जी ने कहा, मैं विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा हूं, मैं अपने मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो ये चीजें थोड़ा सा याद रखना। बताओ भाई साहब, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा का शासक कौन था? चंद्रवीर सिंह। इन्होंने क्या कहा कि मैं विलय पत्र पर नहीं, अपितु अपने मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। यह प्रश्न आपके डायरेक्ट बन सकता है कि बताओ विलय पत्र को मृत्यु पत्र किसने कहा था? तो मेरे दोस्त, विलय पत्र को मृत्यु पत्र कहने वाला कोई और नहीं, यह बांसवाड़ा के राजा हुआ करता था, नाम था चंद्रवीर सिंह। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या बहुत सिंपल सी घटना है, कोई बहुत बड़ी घटना यह नहीं है। समझ में आ गई? अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूं एकीकरण के तीसरे चरण में। ठीक है। अब देखो, चार रियासतें तो पहले हमने मिला ली। चारों को मिलाकर के क्या बनाया? चारों को मिलाकर के हमने मत्स्य संघ का निर्माण कर लिया। 9 रियासतें अभी मिला ली हमने और इनको मिलाकर के हमने क्या बनाया? राजस्थान संघ बनाया। अब याद करो, राजस्थान संघ बन गया मेरे दोस्त। अब चार बड़ी मछलियां ही तो बची है। 9 और 3, 9 और 3 कितनी हो गई? 9 और 4, 9 और 4 हो गई 13, एक सिरोही 14, 14 और 4 बड़ी 18 और एक जैसलमेर कितनी हो गई? 19 हो गई ना। तो आओ बात करते हैं जी एकीकरण का तीसरा चरण, तृतीय चरण। बहुत अच्छे से समझना सर। एकीकरण का जो ये तीसरा चरण है, इस तीसरे चरण का नाम इतिहास में क्या रखा गया? तो बहुत अच्छे से समझिएगा, इसका नाम रखा गया संयुक्त राजस्थान। भाई साहब, संयुक्त कर दिया हमने। किसे संयुक्त कर दिया? तो राजस्थान संघ में मेवाड़ को संयुक्त कर दिया।
ये राजस्थान संघ जो दूसरे चरण में बनाया गया था, इसमें किसे संयुक्त कर दिया? मेवाड़ को संयुक्त कर दिया। और ये संयुक्त कब किया गया, तो इसकी दिनांक आप लोग लिखेंगे पहले चरण के 1 महीने के बाद। पहला चरण कब है? 18 मार्च सन 1948। 1 महीने के बाद यानी कि कहीं ना कहीं 18 अप्रैल 1948 लिखिए। 18 अप्रैल 1948। क्लियर हो गई। राजधानी उदयपुर को बनाया गया, ये बात याद रखना। राज प्रमुख का पद इस बार उदयपुर के महाराजा को दिया गया, नाम था भीम सिंह जी। वरिष्ठ उपराज प्रमुख का पद दिया गया कोटा के भीम सिंह जी को, यह तो आप सबको पता ही है। भाई जो पहले राज प्रमुख रह गया उसको बड़ा पद देना पड़ेगा ना, तो ये दिया गया। उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह जी थे, माफी चाहूंगा। भीम सिंह जी तो हमारे कोटा के थे, महाराणा भूपाल सिंह। ठीक है, वरिष्ठ उपराज प्रमुख का पद दिया गया कोटा के महाराव भीम सिंह को। चलिए, यहां पर दो नए पद बनाए गए जिन्हें हम कनिष्ठ उपराज प्रमुख कहते हैं। अब एक बात याद रखना, अब आगे जब तक राज प्रमुख और उपराज प्रमुख और कनिष्ठ उपराज प्रमुख का पद रहेगा ना, तो कनिष्ठ उपराज प्रमुख का पद जो है यह अब एक व्यक्ति, दो व्यक्ति हमेशा धारण करेंगे। पहले डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह जी, जिनके बारे में हमने थोड़ी देर पहले भी चर्चा करी थी, और बूंदी के बहादुर सिंह जी। ठीक है, तो भैया ये हो गए लक्ष्मण सिंह जी, कहाँ के हैं? ये हमारे डूंगरपुर के हैं राजा। और एक है जी बहादुर सिंह जी, ये कहाँ के हैं? ये बूंदी के राजा है। क्लियर हो गई। कनिष्ठ राज प्रमुख का पद हमेशा दो व्यक्ति धारण करेंगे, लक्ष्मण सिंह जी, बहादुर सिंह जी। वरिष्ठ उपराज प्रमुख में एक व्यक्ति फिक्स हो गया, भीम सिंह जी। ठीक है, इसमें एक व्यक्ति और जोड़ देंगे भविष्य में जब चौथा चरण होगा, जोधपुर का महाराजा हनुमंत सिंह जी। हनुमंत सिंह जी वही है जो बीच में पाकिस्तान जाने की जिद करने लगे थे, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने इन्हें कराची का बंदरगाह उपयोग करने की अनुमति दी थी। क्लियर हो गई। चलो जी, इनका प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? प्रधानमंत्री का पद दिया गया माणिक्यलाल वर्मा को। माणिक्यलाल वर्मा को। कोई समस्या? अब देखो जी, बड़ी मछली हाथ लगी थी, कोई दो राय नहीं है इसमें। काफी बड़ा एक राज्य हमने जीता था, इसीलिए उद्घाटन करने आए पंडित जवाहरलाल नेहरू। कोई समस्या यहां तक? उद्घाटन करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद आए कि हम आ गए हैं अब। तो इस प्रकार संयुक्त राजस्थान बना। तो एक प्रश्न छोटा सा पूछा जाता है कि बताओ, राजस्थान संघ में कौन सी रियासत के विलय से कहीं ना कहीं इतिहास में क्या बना? याद रखिएगा, कौन सी रियासत के विलय से संयुक्त राजस्थान बना था? तो मेवाड़ रियासत के विलय से संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ था। क्लियर हो गई बात? लिख लो यहां तक। मेवाड़ रियासत के विलय से संयुक्त राजस्थान बना। मेवाड़ यानी कि उदयपुर को राजधानी बनाया। उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह जी हुआ करते थे जी, उन्हें क्या बना दिया? राज प्रमुख बना दिया लाला। हाँ, कितने अच्छे विद्यार्थी हैं आप लोग। चले साहब, इसके बाद हम चर्चा करते हैं हमारे एकीकरण का चतुर्थ चरण। बहुत बड़ा चरण है चतुर्थ चरण। इसे हमने नाम दिया वृहत राजस्थान, अंग्रेजी में कहें तो ग्रेटर राजस्थान। क्या नाम दे दिया जी? वृहत राजस्थान। यह कब बना? थोड़ी दिनांक याद रखिएगा भाई साहब। ये बना 30 मार्च 1949।
क्योंकि 30 मार्च तक हमारी राजस्थान की अधिकांश रियासतों का विलय हो चुका था, इसीलिए हम प्रतिवर्ष 30 मार्च को क्या मनाते हैं जी? राजस्थान दिवस मनाते हैं। क्लियर हो गई? कौन कौन सी रियासतें थी? संयुक्त राजस्थान में 3 बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और एक छोटी सी रियासत जैसलमेर को मिलाया गया। लिखो, लावा ठिकाना भी आ गया था यहाँ पर। लिखिएगा रियासतें। रियासतें कौन कौन सी थी? तो भैया इसके पहले हमने बनाया था संयुक्त राजस्थान। इस संयुक्त राजस्थान में हमने क्या क्या मिलाया, समझिएगा, देखिएगा। संयुक्त राजस्थान में मेरे प्यारे साथियों हमने मिलाया जयपुर। कोई समस्या? लो साहब, जयपुर मिलाया, हमने मिला दिया भाई साहब जोधपुर। जोधपुर मिला दिया, हमने मिलाया जी बीकानेर। बीकानेर मिला दिया, हमने मिलाया जैसलमेर। प्लस एक ठिकाना जो बचा हुआ था, नाम था लावा। यह हो गया सब। अधिकांश रियासतें आ गई, एक रियासत बची है, नाम है सिरोही। 2 चरणों में उसको लेंगे। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो अधिकांश रियासतों का विलय हो गया, इसीलिए हम 30 मार्च को क्या मनाते हैं? और राजस्थान दिवस मनाते हैं। अब आप याद करो, 4 रियासतें पहले ले ली, 9 रियासतें दूसरे चरण में ले ली, एक रियासत जो है हमने तीसरे चरण में ले ली, मेवाड़। कितनी हो गई? 14। 4 रियासतें अभी ले गई, 14 और 4 18, एक बची सिरोही, अभी लेंगे थोड़ी देर बाद। अब यहां पर राजधानी बनाई गई, याद रखना, जयपुर को। किसको राजधानी बनाया? तो भैया राजधानी बनाया गया जयपुर को। अब राजस्थान की राजधानी बनाने में थोड़ा सा विवाद हो गया कि भाई साहब जयपुर ही क्यों बने, उदयपुर राजधानी क्यों नहीं बन सकती? बहुत बड़ा प्रश्न आ गया। तो इसके लिए भारत सरकार ने पी सत्यनारायण राव समिति बनाई। क्या समिति बनाई? पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। लिखिए जयपुर। इस समिति ने कहा जी जयपुर के विस्तार की संभावनाएं बहुत है, जयपुर के विस्तार की संभावनाएं बहुत है, इसीलिए जयपुर राजधानी बनेगी। इसमें 2 सदस्य थे, एक का नाम था वी विश्वनाथन और एक का नाम था वी के गुप्ता। वी विश्वनाथन और एक नाम था वी के गुप्ता। तो राजधानी जयपुर को बनाया पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। इसके 2 सदस्य थे, वी विश्वनाथन और वी के गुप्ता। क्लियर हो गए? कहा उदयपुर पहाड़ी इलाके में है, डेवलपमेंट संभव नहीं है। जयपुर जो है मैदानी इलाके में है, विकास संभव है, अधिकांश ट्रेनों की कनेक्टिविटी है, फ्लाइट है, एयरपोर्ट है, सब कुछ है जी। तो जयपुर को बनाते। अब क्या करें भाई साहब? उधर भोपाल सिंह जी ने कहा जी उदयपुर को बनाओ। भोपाल सिंह जी से कहा जी शांति रखो भोपाल सिंह जी, आप मेवाड़ के राजा हैं, हम आपको महाराज प्रमुख बना रहे, राज प्रमुख ने महाराज प्रमुख बना रहे। तो थोड़ा सा प्रशासन के ढांचे को समझिए। यहां पर एक नया पद सर्जित किया गया, डेट्स कॉल महाराज प्रमुख का। और महाराज प्रमुख का यह सुंदर सा पद जो है, यह किसे दिया गया? ये दिया गया हमारे भोपाल सिंह जी। किसको दिया गया? ये दे दिया हमने भोपाल सिंह जी। भोपाल सिंह जी जो हैं यह हमारे मेवाड़ के राजा थे। भोपाल सिंह जी को एक नया पद प्रदान किया गया। क्या बात क्लियर हो गई? तो कहाँ के थे ये? उदयपुर के थे, हम सब जानते हैं। राज प्रमुख का जो पद है, जो मेन पद था, वह दिया गया हमारे मान सिंह जी को। जयपुर के थे। वरिष्ठ उपराज प्रमुख, सर वरिष्ठ उपराज प्रमुख का जो पद है, यह पद 2 लोगों को दिया गया। नंबर 1 हनुमंत सिंह जी। हनुमंत सिंह जो है वह जोधपुर के थे। यह वही व्यक्ति हैं जो भाई साहब पाकिस्तान में जाना
चाहते थे। दूसरा, यह पद किसे दिया गया, तो भीम सिंह जी को दिया गया। भीम सिंह जी कहाँ के थे, तो याद रखना यह आपके कोटा के थे। चलिए, वरिष्ठ के बाद कनिष्ठ या कनिष्ठ। उपराज प्रमुख का जो पद है यह लक्ष्मण सिंह जी को दिया गया, जो आपके डूंगरपुर के थे, और एक बहादुर सिंह जी को दिया गया जो आपके बूंदी के थे। क्लियर हो गई क्या बात। आप सोचो, मतलब पद बांटे गए सर। उद्घाटन करने के लिए स्वयं सरदार वल्लभ भाई पटेल आए कि मैं जाऊंगा जी, है ना। उद्घाटन करता कौन थे, सरदार पटेल। ये लो सर, भारत सरकार ने इन्हें भेजा कि भाई आप जाओ, आज आप ही की बदौलत जो है वह राजस्थान का एकीकरण पूरा हो पाया है। आप कभी अगर मौका मिले तो जयपुर के सिटी पैलेस में जाइएगा, है ना। जयपुर के जब आप सिटी पैलेस में घूमने जाएंगे तो अंदर स्क्रीन लगी हुई है, उस स्क्रीन में सरदार वल्लभ भाई पटेल जब राजस्थान में आए, जयपुर में आए, और जब राजस्थान जयपुर को राजधानी बनाया गया, मान सिंह जी को राज प्रमुख का पद दिया गया, तो उसकी वीडियोस चलती है उसमें। क्या बात क्लियर हो गई, हाँ ना का जवाब दीजिएगा। प्रधानमंत्री का जो पद है यह हमने दिया जयपुर के बड़े नेता हीरालाल शास्त्री को। चौथे चरण, पांचवें चरण में प्रधानमंत्री का नाम बदल करके जो है वो मुख्यमंत्री हो जाएगा, ये बात याद रखना। तो ये है हमारे एकीकरण का चौथा चरण। वृहत राजस्थान है, 30 मार्च 1949 को बनाया गया। 30 मार्च को हमारे राजस्थान की अधिकांश रियासतों का एकीकरण कर दिया गया, इसीलिए हम प्रतिवर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं। संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, लावा ठिकाने को मिलाया गया। राजधानी जयपुर थी। पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर इसके 2 सदस्य थे, वी विश्वनाथन और वी के गुप्ता। महाराज प्रमुख का पद भूपाल सिंह जी को दिया गया, मेवाड़ के थे। राज प्रमुख का पद मान सिंह जी को दिया, जयपुर के थे। वरिष्ठ उपराज प्रमुख हनुमंत सिंह जी जोधपुर, भीम सिंह जी कोटा। कनिष्ठ उपराज प्रमुख लक्ष्मण सिंह जी डूंगरपुर के हैं, बहादुर सिंह जी बूंदी के हैं। क्लियर हो गई। उद्घाटन करने सरदार वल्लभ भाई पटेल आए, प्रधानमंत्री हीरालाल जी शास्त्री आए। चौथे चरण में मूल रूप से सभी रियासतों को कुछ करने के लिए कुछ ना कुछ दिया गया। जोधपुर ने कहा जी हमारे साथ अन्याय हुआ है भाई साहब, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमें तो पाकिस्तान जाना था, लेकिन क्या करें, मजबूरी आ गई। इसीलिए जोधपुर को न्याय विभाग दिया गया। बीकानेर की रियासत ने सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, इसीलिए विलय पत्र की महत्ता को जानते थे, इसीलिए उन्हें क्या दिया गया, तो याद रखना उन्हें दिया गया शिक्षा विभाग। कोटा में वन विभाग दिया गया, उदयपुर में खनिज ही खनिज है, खनिज विभाग, और भरतपुर में कृषि विभाग। क्लियर हो गई, तो चलो इस चरण के तहत जोधपुर में न्याय विभाग, कोटा में वन विभाग, उदयपुर में खनिज विभाग, भरतपुर में कृषि विभाग, बीकानेर में शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। क्लियर हो गई, यह स्थापना यहां पर होती है, सब लिख लो। जोधपुर में न्याय विभाग की स्थापना हुई। क्लियर हो गई।
कोटा में वन विभाग, उदयपुर में खनिज, भरतपुर में कृषि, बीकानेर में शिक्षा विभाग। अब इनको याद कैसे करते हैं तो समझिएगा। जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह जी क्या कह रहे थे साहब, हमारे साथ न्याय निभा। सरदार पटेल ने कहा भाई साहब न्याय निभा ना, न्याय विभाग आप ही रख लो, है ना। कोटा में आपको पता होगा दर्रा राष्ट्रीय उद्यान है, कोटा के पास में वन है, इसलिए कोटा में वन विभाग। इसके बाद अगर हम उदयपुर में बात करते हैं, खनिज विभाग। उदयपुर में थोड़ा पहाड़ी इलाका है, अरावली का प्रभाव है, तो खनिज ज्यादा मिलते हैं। भरतपुर में सेवर, सेवर में कृषि अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, तो कृषि के लिए कृषि। और बीकानेर में शिक्षा विभाग की स्थापना की गई है। क्लियर हो गई, लिख लो यहां तक। चले सब, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और अब एक रियासत बची हुई थी, रियासत ने एक संघ बचा हुआ था, मत्स्य संघ, अलग थलग पड़ा हुआ था, उसको हमें लेकर आना था वृहत राजस्थान में। इसीलिए हमने प्रारंभ किया मिशन फिफ्थ चरण, लिखो पांचवा चरण। पांचवा चरण जो है इसे कहा जाता है संयुक्त वृहत राजस्थान। क्या कहा जाता है भाई इसे, इसे कहा जाता है संयुक्त वृहत राजस्थान कहा जाता है। यह बनाया गया 15 मई सन 1949 को। 15 मई 1949 को एक समिति बनी, शंकर राव देव समिति। उसमें 2 सदस्य थे, आर के सिद्धा और प्रभु दयाल। उन्होंने कहा जी मत्स्य संघ क्यों अलग अलग पड़ा हुआ है, इनको एक करो ना, इनको क्या करो, एक करो। तो शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ का विलय वृहत राजस्थान में कर दिया गया। तो लिखिए शंकर देव राव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ का विलय वृहत राजस्थान में कर दिया। यहां पर एक समिति का जिक्र आया जी, शंकर राव देव समिति। इसके 2 सदस्य थे, 2 सदस्यों के नाम याद रखना। पहले आर के सिद्धावा और दूसरा प्रभु दयाल। बाकी भाई साहब जो प्रशासन था ना, यह प्रशासन आपके यथावत ही रहा, यानी कि देयर इज नो चेंजेस इन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। क्लियर हो गई भाई। प्रशासन का ढांचा पूर्ववत, पूर्ववत का मतलब क्या है, राजधानी जयपुर रही। महाराज प्रमुख का जो पद है भूपाल सिंह जी के पास रहा। राज प्रमुख जयपुर के मान सिंह जी के पास रहा। वरिष्ठ उपराज प्रमुख का पहला पद हनुमंत सिंह जी जोधपुर के पास, दूसरा पद कोटा के भीम सिंह जी। कनिष्ठ उपराज प्रमुख का जो पद है यह पहला लक्ष्मण सिंह जी डूंगरपुर और दूसरे कोटा के बहादुर सिंह जी के पास रहा। मुख्यमंत्री का जो पद है वो माणिक्यलाल सॉरी हरिलाल शास्त्री के साथ राही सही। क्लियर हो गई। चले साहब एकीकरण के छठे चरण की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 7 चरणों में एकीकरण हुआ था सर। छठा चरण जब हुआ जब संविधान लागू हो गया, यानी कि 26 जनवरी सन 1950। इस दिन क्या बना, इस दिन बना राजस्थान बी राज्य, या राजस्थान बी श्रेणी का राज्य। बी श्रेणी का राज्य, राजस्थान बी श्रेणी का राज्य। 26 जनवरी 1950। आप याद करो सिरोही, सिरोही में मामला क्या हुआ था, माउंट आबू देलवाड़ा को लेकर के विवाद था। राजस्थान सरकार चाहती थी, राजस्थान चाहता था कि माउंट आबू देलवाड़ा उसके पास आ जाए। क्या ये बात क्लियर हो गई, हाँ ना का जवाब थी। जबकि भारत सरकार ने माउंट आबू का प्रशासन जो है बंबई के दे दिया था। तो इस चरण में माउंट आबू और देलवाड़ा के अलावा जो आधा सिरोही था उसका विलय
राजस्थान में हो गए, यानी कि माउंट आबू और देलवाड़ा नहीं आया, वो बंबई के पास चला गया। ठीक है, बाकी इस दिन राजस्थान नाम रहा, प्रशासन सेम ही रहा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो लिखिए माउंट आबू प्लस देलवाड़ा के अलावा शेष सिरोही का विलय राजस्थान में कर दिया गया। प्रशासन का ढांचा पूर्ववत ही रहा। आधिकारिक रूप से राज्य का नाम राजस्थान हो गया। क्या हो गया? राजस्थान हो गया। अब यहां पर एक बात समझो जी, क्या बात समझनी है सर, कि अब राजस्थान का एकीकरण पूरा होने वाला है जी, बस थोड़ी सी समस्याएं हैं। समस्या क्या है कि आधा सिरोही बचा है, माउंट आबू देलवाड़ा वाला, और एक केंद्र शासित प्रदेश बचा हुआ है जिसका नाम है अजमेर मेरवाड़ा, वो आ जाए बस फिर तो मौजा ही मौजा है। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब एक आयोग बना सर, आयोग का नाम था जी, याद रखना, फजल अली आयोग। फजल अली आयोग क्या था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग था ये। भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन के लिए समिति बनाई थी, उस समिति के अध्यक्ष फजल अली थे। इसके दो सदस्य थे, के एम पन्नीकर, हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू का संबंध राजस्थान से ही रहा है। तो एकीकरण के 7वें चरण का जो निर्माण है वह इसी के आधार पर हुआ। 1 नवंबर सन 1956 को यह बना, और इसमें अजमेर मेरवाड़ा और सिरोही के माउंट आबू देलवाड़ा का विलय राजस्थान में कर दिया। मध्य प्रदेश के मंदसौर की मानपुरा तहसील, सुनेल ठप्पा क्षेत्र राजस्थान में, और राजस्थान में सिरोंज उपखंड जो है वो मध्य प्रदेश को मिला दी। और इस प्रकार हमारे राजस्थान की एकीकरण की व्यवस्था कंप्लीट हुई। राज्यपाल के पद को समाप्त कर, राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया और राज्यपाल का पद बना दिया। लिखिएगा 7वां चरण। कैसी लगी क्लास? मुझे जरूर बताओ यार फटाफट से। अच्छी लगी ना, कमेंट कर दिया करो। एक बार मैं आपको जो है वो कोर्स भी बता देता हूँ। विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर कोर्स कौन सा है, तो देखो काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के लिए इतिहास विषय का कोर्स चल रहा है। यह कोर्स बड़ा जबरदस्त है। पीडीएफ नोट्स आपको मिलते हैं जिनकी आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो, मोबाइल में सेव कर सकते हो। 450 घंटों का कक्षा कार्यक्रम है, कंप्लीट सिलेबस कवर करवाता हूँ। पीडीएफ में प्रिंटेबल नोट्स है, लाइव रिकॉर्डेड सेशन है, टॉपिक वाइज टेस्ट है। प्राइस केवल और केवल 3999 रुपए। क्या ये बात क्लियर हो गई? बाकी आधुनिक भारत का कोर्स चल रहा है आरएस फाउंडेशन के लिए, आप इस कोर्स को भी देख सकते हैं। तो फिर देरी किस बात की, आज ही जुड़िए हमारे साथ और करिए अपने सपनों को साकार। क्लियर हो गई? चलिए, हेल्पलाइन नंबर अगर आप रखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, हेल्पलाइन नंबर जो है यह नंबर 8802060952 है। ठीक है, मैं हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट कर देता हूं ताकि आपको पता रहे। लो, ठीक है, क्लियर यहां तक? तो हम बात कर रहे थे 7वां चरण। भाई साहब, इसे नाम दिया हमने राजस्थान। और ये कब की घटना है? 1 नवंबर 1956 की। देखो जी, बनाया गया राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। इसके दो सदस्य थे, के एम पन्नीकर, हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है,
अब साहब इस चरण में क्या हुआ, माउंट आबू प्लस देलवाड़ा, ठीक है, दो महत्वपूर्ण जगह है माउंट आबू और देलवाड़ा के साथ अजमेर मेरवाड़ा का क्षेत्र राजस्थान में मिला दिया गया। अब मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में एक जगह मंदसौर, यहां पर हुआ करती थी मानपुरा तहसील और इनमें था सुनेल ठप्पा क्षेत्र, जिसे हम झालावाड़ में सुनेल बोलते हैं। इन सुनेल ठप्पा को कहां मिलाया, राजस्थान में मिला दिया। भाई साहब हमारे राजस्थान में सिरोंज उपखंड हुआ करता था, हमने यह सिरोंज उपखंड कहां मिला दिया, मध्य प्रदेश में मिला दिया। इसी दिन राजस्थान में राज प्रमुख पद की व्यवस्था को समाप्त किया गया और राज्यपाल पद की व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। राज्यपाल पद की जो व्यवस्था है, इसी के अंतर्गत राजस्थान के पहले राज्यपाल बने गुरुमुख निहाल सिंह, जिनका कार्यकाल की दृष्टिकोण से सबसे लंबा टेन्योर रहा है। क्या बात क्लियर हो गई? इनके बाद काफी महत्वपूर्ण इतिहास हम देखने को मिलते हैं। क्या बात क्लियर हो गई? तो और मुख्यमंत्री इस समय मोहनलाल सुखाड़िया थे। इसी के साथ हमारे राजस्थान के एकीकरण के 7 चरण पूरे हुए। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो यह क्लास आप सभी प्यारे साथियों के लिए बेहद उपयोगी थी। मेरे दोस्त जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, करना चाहते हैं इतिहास विषय की बात, दोहरी की इस बात की आज ही डाउनलोड करिए काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन, जहां पर आप कर सकते हैं अपने सपनों को साकार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, करते रहें इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।